हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि 40 से आपने 41 करा और इसमें जो भी हीट लगी होगी वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। वो बात अलग है बच्चों कि ये हीट यहाँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मान लो तुम 41 की बॉडी है और बाहर तापमान कम कर रखा है तुमने, तो ऑब्वियसली बात है कि 41 से हीट बाहर चली जाएगी। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग कंसर्न है। हमारा मेन काम था 40 से 41 करना, हमने कर दिया। उस केस में जो भी हीट लगी वो हीट कैपेसिटी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या करें, इसका सिंबल क्या करें? तो देखो सिंबल को लेकर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो सी आता है सिंबल, सी, दिस इज हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? तो फॉर्मूले की थोड़ा सोचो, कोशिश करते हैं। मान लो मैंने 500 जूल हीट दी और 500 जूल ने ना 5 डिग्री तापमान बढ़ा दिया, 40 से 45। तो 500 जूल से 5 डिग्री तापमान बढ़ गया। 1 डिग्री तापमान बढ़ाना होता तो कितनी हीट लगती, बताओ जरा। 100 डिग्री। 100 डिग्री नहीं, 100 जूल। हाँ वही, सॉरी, 100 जूल। हाँ, 500 जूल हीट दी, 5 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो 1 डिग्री तापमान, या मेरे मुंह से ना बार बार तापमान निकलता है क्योंकि थोड़ा हम हिंदी को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो दिक्कत तो नहीं है मैं टेम्परेचर बोलूं या तापमान बोलूं? सही है सर, सही। ठीक है, तो 500 जूल हीट दी और 5 डिग्री तापमान बढ़ गया। मैं पूछूं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी लगती, तो आप 100 बता रहे हैं। तो अगर आप 100 बता रहे हो तो आप मुझे बताओ आप कर क्या रहे हो? डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिवाइड। बोलो। डिवाइड, मेरे ख्याल से तो आप ये कर रहे हो, आप कर रहे हो चेंज इन हीट को डिवाइड चेंज इन टेम्परेचर से। कि सर 500 जूल का हीट चेंज हुआ है तो ऊपर 500 लिखो, और 5 डिग्री का तापमान में चेंज हुआ है, 5 डिग्री नीचे लिखो, 500 को 5 से काटो, 100 आ गया। 500 को 5 से काटो, 100 जूल आ गया। ये हीट कैपेसिटी हो गया इस बॉडी का, मतलब इस बॉडी को 100 डिग्री चाहिए अपना तापमान बढ़ाने के लिए। बोलो हाँ है ना, आ गया समझ? जल्दी। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, मान लो एक बड़ी बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसका 40 डिग्री तापमान है, इसको हमें 41 डिग्री करना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हीट आपने दी इसको। अब आप खुद सोचो कि क्या ये वाली हीट और ये वाली हीट सेम होगी? कंटेंट sir. क्वांटिटी वाइज सेम होगी? बोलो बोलो। नो सर। नहीं, सेम नहीं होगी सर, क्योंकि सर वो छोटी बॉडी थी, उसमें आपको कम हीट देनी पड़ेगी। बड़ी बॉडी है, आपको उसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो बेटा इससे पता चलता है हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज के जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर रही है। सिस्टम छोटा तो हीट कैपेसिटी कम, सिस्टम बड़ा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? जब आप एक मोल के लिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसमें एक मोल गैस है, एक मोल गैस, क्लियर? इसका तापमान कितना है? 40 डिग्री तापमान है। आप इसको बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, एक मोल गैस का तापमान आपने कर दिया 41 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में जो हीट लगेगी वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यानी मोलर एक मोल कर दिया आपने। अब ये भी समझने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, लेकिन इसका फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होगी। तो जरा फॉर्मूले के लिए थोड़ा सोचते हैं। मान लो, ध्यान से सुना मेरी बात, मान लो कि 5 मोल गैस थी, ध्यान सुनना तभी फॉर्मूला बना पाओगे, वरना फॉर्मूला रट्टा मारोगे फिर, और क्या हो सकता है। 5 मोल गैस थी, 5 मोल गैस का 40 डिग्री तापमान था, और आपने उसको 41 कर दिया 5 मोल गैस को, ठीक है, 5 मोल गैस का 40 डिग्री से 41 कर दिया आपने। अब उस हीट को क्या आप मोलर हीट कैपेसिटी बोलोगे? बताओ। बोलो यस बेटा, सर। कैसे बोलोगे बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी तो एक मोल के लिए डिफाइन है, फॉर 1 मोल ओनली, फॉर 1 मोल, और मैं दे रहा हूं आपको 5 मोल। तो कैसे निकाल लोगे क्या 5 मोल? 5 मोल दिया है तो कैसे आप इसे कह सकते हो कि मोलर हीट कैपेसिटी है? बोलो, कोई तो बच्चा बोलो कि नो सर, आसान सा टॉपिक है। वेदांत नहीं आया समझ क्या बोल रहा हूं? देखो, मान नहीं लो एक सर। बॉडी है, सर
कोई बात नहीं नहीं, आया। मान लो बॉडी है जिसमें 5 मोल गैस है, 5 मोल गैस, और इसका तापमान 40 डिग्री है, और आप इसको हीट कर रहे हैं, आपने इसमें कुछ हीट डाला और 5 मोल गैस थी और इसका तापमान हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। तो देखो तापमान तो 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन मोल कितने हैं गैस के? 5। आपका मोलर हीट कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 1 मोल गैस। सिर्फ 1 मोल गैस के लिए फिक्स है, डिफाइंड है ये वैल्यू, 1 और मोल 5 गैस। से डिवाइड होगा। अब ये 5 है, तो पहले ये बताओ कि ये जो हीट है, क्या ये हीट मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी? नो सर। पहले तो नो नहीं सर। कहलाएगी, बिल्कुल सही नहीं कहलाएगी। तो सर क्या करें सर? तो अब आपको पता है जवाब, 5 मोल के लिए दिया हुआ है हीट का, आपको 1 मोल के लिए निकालना है, क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 5। सर डिवाइडेड डिवाइड। बाय। तो भाई इसका मतलब इसका ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो पहले से ही था भाई, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और अब नीचे मोल सॉल्व कर दो, डिवाइडेड बाय मोल्स। आपने कहा कि डिवाइडेड बाय मोल्स, मैंने नहीं करा, आपने करवाया मेरे से। अब ये मत कहना कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि आपने बोला मुझे तो कि सर ये 5 मोल के लिए था, आपको 1 मोल के लिए चाहिए, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, तो लो डिवाइड कर दिया। सर और ये कहां से आया? ये तो भाई हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें एक ही मोल क्यों फिक्स्ड रहेगा? बेटा डेफिनेशन है, लोगों ने फिक्स कर दिया कि 1 मोल के लिए ओके सर। बताओ, 1 ग्राम के लिए बताओ, ये लोगों ने फिक्स किया है, हमने नहीं किया। तो बच्चों ये है मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा कह रहा है ये भी सी है, ये भी सी है, ये हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, हमें कैसे पता चलेगा देखकर कि कौन सा वाला लगाना है? तो जरा फॉर्मूले पे नजर मारो, इसका फॉर्मूला कुछ और है, इसका फॉर्मूला कुछ और है, इसके फॉर्मूले में एन है, वहां पे एन का नामो निशान नहीं है। तो आराम से आप फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि कौन सा हीट कैपेसिटी वाला सी है, कौन सा मोलर हीट कैपेसिटी वाला सी है। क्लियर? और आगे सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, अब मुझे लगता है बोर्ड को साफ करने का समय आ चुका है, मैं तब से बचा रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो है इसे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक यहाँ घुसेगा नहीं। ठीक है, मिटा रहे हैं बेटा इसको, फाइनली इसको बाय कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी ढंग से। आएगा कैसे नहीं भाई, आएगा कैसे नहीं, इसी बात का तो पैसा ले रहा हूँ, आएगा कैसे नहीं? ठीक है, जब तक नहीं आए दोबारा कहो कि सर दोबारा पढ़ाओ, फील ही नहीं आया सर दोबारा पढ़ाओ, हम और अच्छे से तैयार होके आएंगे फिर। क्योंकि देखो क्या है, सब कुछ बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे कहेंगे कि सर आगे आ गया आगे बढ़ो, तो टीचर फिर अपना बेस्ट निकालेगा नहीं। टीचर बोलेगा कि यार चल इतने में ही समझ आ गया तो मैं और मेहनत क्यों करूँ। अब मैं समझाया जा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बच्चा कह रहा सर अभी भी फील नहीं आया, सर अभी भी सर मजा नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा, सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर टीचर भी अपनी मेहनत करेगा, टीचर दोबारा किताबें खंगालेगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल छाटेगा और यूट्यूब देखेगा, गूगल देखेगा, दुनिया जहान के लोगों को देखेगा कैसे वो पढ़ा रहे हैं, फिर अपना कंटेंट बढ़ा के फिर तुम्हारे सामने आएगा। तो टीचर इस तरीके से अपग्रेड होते हैं, उनको अपग्रेड कराने वाला बच्चा ही है। अगर बच्चा ही नीलबट्टा सन्नाटा है, सुन है कि हाँ हाँ ठीक है सर अगला पढ़ाओ अगला पढ़ाओ, तो फिर टीचर भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि बेटा और पूछो, जितना तुम पूछोगे, मैं तुम्हारा भला नहीं कर रहा, अपना भला कर रहा हूँ, जितना तुम पूछोगे उतना मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, और मैं अपग्रेड हो गया तो आगे का जो मेरा यहाँ का मार्केट है वो पूरा खराब कर दूंगा और मैं सबसे सुपीरियर हो जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, और वो नॉलेज बढ़ेगी कब? जब बच्चा मेरे से कहेगा कि सर और पढ़ के आओ, अभी मजा नहीं आया सर आपके कंटेंट में, और पढ़ के आओ। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको उतार रहा हूं यहाँ पे, C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे पूछूं कि यही काम, यानी यही जो हीट कैपेसिटी है, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेरा पूछने का मतलब है कि बेसिकली डेल्टा वी वो 0 कह रहे हैं। अब आप पीछे जाएं, या थोड़ी देर पहले आप स्क्रीनशॉट में जाएं, मैंने एक चीज को यहाँ बक्से में बंद किया था, वो बक्से में बंद किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, Q माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा यू, और इसको चेंज इन हीट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मान लेता हूँ पहले नहीं लगाया था, अब लगा दिया, हीट चेंज इन हीट एक ही बात है ऑलमोस्ट। ठीक है,
इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर ये प्रोसेस ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा के दिखाओ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आप चाह रहे हो कि वॉल्यूम बढ़े ही ना, और जब आप चाह रहे हो कि वॉल्यूम बढ़े ही ना तो वर्क डन कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्क डन कौन सा वाला है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम अप, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम अप। आप कह रहे हो नहीं वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, अगर वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है तो आप साफ साफ कह रहे हो कि वर्क डन मत करो। मैं यहाँ पे वो वाले वर्क डन की बात नहीं कर रहा कि आप आए सिस्टम को हिलाया उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो वर्क डन हो गया सर। मैं उस वाले वर्क डन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वाले वर्क डन की बात कर रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम वाले की। तो अगर आप ये जीरो करवाना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में डेल्टा यू और डेल्टा क्यू दोनों सेम हो जाएंगे बच्चों। तो अब देखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर डेल्टा यू डेल्टा क्यू बराबर है तो क्या इस डेल्टा क्यू की जगह आप डेल्टा यू नहीं लिख सकते हो? देख लो आराम से, बताओ हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं यहाँ से Yes, रिलेशन sir. से? ठीक है, वेरी गुड। और अगर लिख सकते हो बच्चों तो यहाँ पे सीवी लिख दो। सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख दूं फुल फॉर्म? फुल फॉर्म लिख देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और रूप देखो इसका फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले के रूप हैं, ये फॉर्मूले के जितने रूप आप पढ़ोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है बेटा। अब मान लो पता क्या है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर मोल्स दे देगा, टेम्परेचर दे देगा और कहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना 100 जूल है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कह रहा है यार फॉर्मूले में तो क्यू था और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रहा है, अब कैसे करूं मैं सवाल? सर भी ना आधे अधूरे क्वेश्चन करा देते हैं, अब बढ़िया वाला कराते नहीं। तो करा रहे ना बढ़िया वाला, डेल्टा यू डेल्टा क्यू बराबर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, और कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है तो घबराना मत, फॉर्मूला ये है, फिर ये नहीं लगेगा ये लगेगा। ऐसे ही कहीं कह दे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो याद करो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे देखो ये रिलेशन था, कहाँ गया ये चीज, इसको कहाँ लिखे, यहाँ हटा, इसको कर रहे हैं। अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका डेल्टा क्यू होता है वो बराबर होता है चेंज इन एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, हाँ या ना? देख लेते हैं। अरे सर ये कैसे बना दिया आपने, लो ना ये लो, Q माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये तो समझ आ गया, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये माइनस हो गया सर, समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद अब आप कह रहे हो सर ये कांस्टेंट प्रेशर पे करवाना है काम, जो भी आप हीट दे रहे हो ना सर ये कांस्टेंट प्रेशर पे कराना। अगर ठीक है भाई कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, मैं देता हूँ 40 जूल, तो इंटरनल एनर्जी 40 जूल बढ़ जाएगी। आपको हाँ 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 40 जूल बढ़ जाएगी, हाँ हाँ सर ठीक है 40 जूल बढ़ जाएगी, लेकिन आपने नापा तो 30 जूल बढ़ी। आपको है 10 जूल कहाँ गया? अरे 10 जूल सिस्टम ने काम कर दिया, ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे 30 रखो यहाँ 10 रखो, दोनों को जोड़ दो 40 आ गया। लेकिन ऐसे केस में इसको कहते थे क्यूपी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसका नाम बदल के कर दिया इन्होंने इंथैल्पी। अब इंथैल्पी कर दिया तो ये ऐसे। तो बच्चों अगर जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ली जाए तो उसको डेल्टा एच बोलते हैं। तो ये लो कांस्टेंट प्रेशर है तो ये क्यू है, तो क्यू की जगह आप डेल्टा एच पुट कर दो, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच एन डेल्टा टी, और इसको बोलोगे सीपी। सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों के फॉर्मूले तो ये नहीं अलग आया, हो गए। कांस्टेंट प्रेशर वाला नहीं आया बस। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो ना क्यूपी बराबर है डेल्टा एच के, क्यूपी और डेल्टा एच एक ही बात है बेटा। सर लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं वहां पर डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो फॉर्मूला तो सेम रह गया वहां पे भी, चाहे हम पी को फिक्स ले रहे हैं। फॉर्मूला सेम है, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। अब इसको हीट कंटेंट, ये जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर इसको इंथैल्पी बोल दिया, इंथैल्पी और क्या सर नाम अगर बदल दिया अगर बस। पी फिक्स हो गया, अगर पी फिक्स हो गया तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाए, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होगा जैसा कि आपने कहा। बेटा बेटा सुनो सुनो सुनो, ये पी पहले सोचो कौन सा है और ये पी सोचो कौन सा है। ये पी मैं कह रहा हूं बाहर वाले प्रेशर की, ठीक है, जो बाहर का प्रेशर होता है। ये वाला पी जो है ये भी बाहर वाला प्रेशर होता है, याद करो ये देखो लिखा था पी एक्सटर्नल। अब बताओ क्या कह रहे हो तुम, कांस्टेंट कर दिया? यस सर। तो क्या दिक्कत है बताओ, कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट करने पे हमारी वॉल्यूम इंजन वॉल्यूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
बल्कि कांस्टेंट करने की वजह से ही हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम। पता है क्यों? देखो आप समझे नहीं, बीकर में गैस थी, बाहर से तापमान, बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर 180 एम, बीकर में गैस है, पिस्टन रुका हुआ है वो भी 180 एम। इसका मतलब आपने हीट दे दी तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, उसको कम करने के लिए वॉल्यूम ऊपर उठ गया, और कम कितना हुआ? वापस से 180 एम। तुमने फिर हीट दे दिया, फिर अंदर का प्रेशर बढ़ गया, फिर वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा। ऐसे काम चल रहा है। तो पिस्टन जो उठ रहा है वो तो अंदर के प्रेशर की वजह से उठ रहा है। अंदर का प्रेशर तुम चेंज कर रहे हो बार बार। क्यों चेंज कर रहे हो? हीट दे रहे हो। बाहर का तो 180 एम ही है, अंदर का बार बार चेंज हो रहा है सिस्टम के अंदर। ओके ठीक है, तो डेल्टा क्यूपी डेल्टा एच एक ही बात है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब आपको कल को मोलर हीट कैपेसिटी निकालने को बोलेगा और इंथैल्पी दे देगा। अब फिर कंफ्यूज कि सर इंथैल्पी का क्या इस्तेमाल था, हमें तो हीट चाहिए थी सर। तो बेटा अगर इंथैल्पी दी है ना, मतलब वो ये वाला फॉर्मूला लगवाना चाह रहे। तो ये था मोलर हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा इसे मिटाने, देखो इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ था मैंने ऑलरेडी। ये सीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, खाली सी लिखा हो तो हीट कैपेसिटी, एम लिख दो तो मोलर हीट कैपेसिटी। मत लिखो, एम भी मत लिखो, एन तो लिखा है ना फॉर्मूले में, ये एन लिखा है, यही अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी है, क्योंकि मोल्स मोलर हीट कैपेसिटी में ही आते हैं, नॉर्मल हीट कैपेसिटी में तो मोल्स थे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेसिफिक हीट और पढ़ा देते हैं और फिर चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद अपने नोट्स जरूर बनाते हैं, क्योंकि बेटा आप मानो ना मानो आप जीरो हो जाओगे अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो। क्योंकि पेपर के टाइम पे आप रिकॉर्डिंग देखोगे नहीं, और पेपर के टाइम पे अगर आप दूसरे बच्चे के नोट्स पढ़ रहे हो जो मैं भेजता हूँ, यकीन मानना आप आधा ही सीख पाओगे, क्योंकि वो उसके नोट्स हैं, उसको पता है कि उसने उस टाइम पे कैसे इसको समझ के क्या लिखा था। तुम बस पढ़ पढ़ के कर दोगे तो काम बनेगा नहीं। और अब पिछले साल से मैं थोड़ा और अपग्रेड हुआ हूँ, तो पीछे जो पिछले साल पढ़ाया था वो कुछ अलग था, इस साल थोड़ा और अलग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं एज इट इज नोट्स में भी लिखा हुआ है तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसे मिटा रहे। इसीलिए हर टॉपिक के बाद बेटा नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स मेरे सामने जो मैंने नोट्स भेजे उसे सामने खोलो और किताब ले लो एनसीईआरटी, और बढ़िया से एक टॉपिक चुनो कि इसके नोट्स बनाने, हीट कैपेसिटी के बढ़ाने। तो हीट कैपेसिटी नोट से पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, स्क्रीनशॉट से पढ़ा, और बना डाले हीट कैपेसिटी के नोट्स। टॉपिक वाइज नोट्स बनाना शुरू करो, देखो कितना बढ़िया लगता है। चलो अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये जो फिक्स है ये 1 ग्राम के लिए फिक्स है, 1 ग्राम के लिए। अच्छा एक बात और मेरे से छूट गई, आपको अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी पूछूं, मोलर हीट कैपेसिटी, मेरी बात बच्चों ध्यान से बताना। ये रहा एक सिस्टम जिसके अंदर 10 मोल गैस है, 10 मोल गैस है, ठीक। और आप इसका तापमान 40 डिग्री से 41 डिग्री कर रहे हो। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालो, तो आपने मोलर हीट कैपेसिटी निकाल ली है ना। O2 गैस है। अब सेम O2 गैस में दूसरे कंटेनर में डालता हूं और इस बार 100 मोल ले लेता हूं, 100 मोल, और उसको फिर 41 डिग्री से 41 डिग्री कर देता हूं, और मैं कहता हूं बेटा इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालो। आप बताओ दोनों का सेम आएगा या अलग आएगा? बताओ। सर सेम आएगा। बाकी बच्चे भी बोलने दो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये रिपीट कर देता हूं, आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। यहाँ पे 10 मोल गैस है, 40 से 41 आपने कर दिया, आपने कुछ हीट दिया होगा, हो गया। यहाँ पे 100 मोल गैस है, 40 से 41 कर दिया हीट देकर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालो, इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालो, और दोनों सिस्टम सेम, मतलब गैस सेम है, इसमें भी O2 थी, इसमें भी O2 थी, बस ये सिस्टम छोटा था, 10 मोल गैस थी, ये 100 मोल वाला गैस का सिस्टम है। आपको नहीं लगता कि मोलर हीट कैपेसिटी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? क्या लगता है? सर डिफरेंट आएगी। सर डिफरेंट आएगी। डिफरेंट आएगी।
क्योंकि मोस्ट भी तो डिपेंड करते हैं ना, ऊपर 1/10 होगा, नीचे वहां पे 1/100 होगा। बट सर कांस्टेंट डिवाइड में बहुत तो 10 होगा और उधर भी 100 डिवाइड में होगा, बिल्कुल सही आप कह आना रहे हो चाहिए। सर। हाँ आप कह रहे हो सर फॉर्मूले में है डिवाइड में 10 होगा, फॉर्मूले में डिवाइड यहाँ 100 होगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो हीट होगी और यहाँ पे जो हीट होगी वो भी तो अलग अलग होगी। यहाँ पे जो तुम निकालोगे डेल्टा क्यू अपॉन में 10 डेल्टा टी, यहाँ तुम निकालोगे, अरे डेल्टा क्यू लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में 100 डेल्टा टी। तुम तो 10 और 100 को तो तुमने बता दिया अलग अलग है, तुम ये नहीं कह रहे हो कि डेल्टा क्यू भी तो अलग होगा सर। यहाँ पे हीट कम लगेगी, यहाँ पे हीट ज्यादा लगेगी, ये वाली वैल्यू मोर होगी, ये वाली वैल्यू लेस होगी। बच्चों कहानी ये है कि आप यहां से भी 1 मोल के लिए निकाल रहे हो डाटा और यहां से भी 1 मोल के लिए डाटा निकाल रहे हो, तो 1 मोल चाहे इसका हो चाहे 1 मोल इसका हो, मोलर हीट कैपेसिटी तो सेम आएगी ना। 1 मोल के लिए जो गैस जो तापमान लगेगा, जो हीट लगेगी 1 मोल का तापमान बढ़ाने के लिए, 1 मोल गैस के लिए 40 से 41 करने के सर लिए जो लेकिन हीट लगेगी, आपने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि जो उसकी हीट है वो प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूल से। ये अंडरस्टूड होता है बेटा। जितने ज्यादा बड़ा सिस्टम होगा उतनी तो वो हीट खाएगा अपना तापमान बढ़ाने के लिए। ओके सर। लेकिन अगर मैं पर मोल बोल दूं तो पर मोल मतलब आपने डिसाइड कर दिया पहले ही कि यहाँ भी 1 मोल का डाटा चाहिए, यहाँ भी 1 मोल का डाटा चाहिए, तो बेटा पर मोल डाटा सेम आएगा। आप यहाँ पे डेनोमिनेटर बड़ा देख रहे हो लेकिन यहाँ की हीट भी ज्यादा होगी, आप यहाँ का डेनोमिनेटर छोटा देख रहे हो लेकिन यहाँ की हीट भी कम होगी, तो एट द एंड काट पीट के रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि आप यहाँ भी 1 मोल का निकाल रहे हो, यहाँ भी 1 मोल का निकाल रहे हो। ओके सर। ऐसे समझ लो कि एक टॉफी की कीमत है 2 रुपए, एक टॉफी की कीमत है 2 रुपए। अब वो टॉफियों का तुम्हें इतना बड़ा मैंने बकेट दे दिया, इतना बड़ा बकेट, इसमें टॉफी है, और एक मैंने इतना सा बकेट दे दिया, इसमें भी वही टॉफी है, सेम टॉफी है। मैं कहूं यहाँ से एक टॉफी निकालना, आपने निकाल दी, कितने रुपए में बेचोगे? 2 रुपए में। यहाँ से एक टॉफी निकालना, कितने रुपए में बेचोगे? 2 रुपए में। लेकिन इसकी ओवरऑल वो बताना वैल्यू, तो आपको सर यहाँ पे मान लो 10 टॉफी है तो सर 20 रुपए में बेचूंगा, यहाँ 100 टॉफी है तो सर 200 रुपए में बेचूंगा। अरे वो तो ओवरऑल हुआ ना, एक टॉफी तो 2 रुपए की रही, यहाँ भी एक टॉफी तो 2 रुपए की रही, ओवरऑल डाटा अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, ओवरऑल यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है 200 रुपए, यहाँ कॉस्टिंग आ रही है 20 रुपए, लेकिन पर टॉफी तो कीमत वही है। तो ऐसे ही यहाँ पे ओवरऑल डाटा अलग आएगा, पर मोल तो डाटा वही है, पर मोल तो उतनी ही वैल्यू आएगी, हाँ है ना? यस सर। यस सर। इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं करती, बड़ा सिस्टम लो छोटा सिस्टम लो आपका उतना ही रहने वाला है वैल्यू। तो याद करो कोई भी चीज अगर पर मोल, पर ग्राम, पर ml लेते थे तो वो इंटेंसिव बन जाती थी। पता नहीं तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव में 3 स्टार पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें से तीसरा स्टार पॉइंट था, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर याद है। याद आ गया? चलो अब आ जाओ इस पे वापस से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये फिक्स है बच्चा 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए मतलब एक बॉडी है जो कि 1 ग्राम की है और आपका तापमान इसका 40 डिग्री है, आपने इसमें कुछ हीट दी प्लस हीट दी और वो हो गया 1 ग्राम बॉडी जो है वो हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसी हीट को कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, सिंबल क्या है? सिंबल सी है। वापस से फिर सर डिफरेंशिएट करो इसको, अलग अलग कैसे पता चलेगा? तो देखो आप मुझे बताओ, मान लो ये 1 ग्राम ना होता, ये 10 ग्राम की बॉडी होती और आपको 1 ग्राम की बॉडी का निकालना है तो क्या करते? 10 से डिवाइड कर देते उस 10 से डिवाइड। लो जी, ये लो फॉर्मूला तैयार आपके लिए, 10 से डिवाइड, मास आपने 10 से डिवाइड करने को बोला, मैंने कर दिया डिवाइड। अरे सर ये तो सेम ऐसा ही लग रहा है सर, मोलर, हाँ तो सेम है भाई, वो 1 मोल के लिए था, ये 1 ग्राम के लिए है, फॉर्मूला सेम आ गया। सर ये भी सी है सर, वो भी सी है सर, कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होगे। नीचे m लिखा मिलेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नीचे n लिखा मिलेगा तो मोलर हीट कैपेसिटी। क्या डिफरेंस, मतलब क्या कंफ्यूजन है? जल्दी खत्म कर दो क्लास, खाना। अच्छा पीयूष कह रहे हैं
कि सर जल्दी खत्म कर दो क्लास, खाना अपनी सराउंडिंग को हीट एनर्जी दान कर रहा है। ओके ओके ओके, खाना तैयार हो चुका है, इसका सेंस समझो कितना बढ़िया इसने लॉजिक लगाया। खाना तैयार हो चुका है, इसका सामने रखा हुआ है और सराउंडिंग में अपनी हीट दे रहा है। अब सराउंडिंग में हीट दे रहा है मतलब ठंडा हो रहा है। ये बच्चा कह रहा है कि क्लास खत्म करो, कर रहे हैं बेटा, बस खत्म। तो ये था फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब आप मुझे बस इतना बता के खत्म करो क्लास कि क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सोचो, सर इंटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव। इंटेंसिव। ये भी इंटेंसिव है क्योंकि सर ये 1 ग्राम के लिए है। आप इतना बड़ा सिस्टम लो चाहे इतना सिस्टम लो, आप 1 ग्राम के लिए हीट निकालोगे और 1 ग्राम के लिए इतने बड़े में भी सेम आएगा, इतने में भी सेम आएगा। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से टॉपिक होता है खत्म। अब एक बार एनसीईआरटी निकाल लो, मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ के आना अगली क्लास में। जल्दी करो, मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं आगे। आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी टॉपिक पढ़ते 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 आप आओगे एक सॉल्व एग्जांपल पर। सॉल्व एग्जांपल पर, सॉल्व एग्जांपल जैसे ही खत्म करोगे एक हेडिंग होगी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसे खत्म करोगे तो एक हेडिंग होगी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसके बाद एक हेडिंग होगी बच्चों रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको। एनसीईआरटी से यहां से पढ़ना शुरू करना है। सॉल्व एग्जांपल करो चाहे मत करो कोई बात नहीं, हम आगे कराएंगे ही, पर अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है। ये करते 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 यहां तक आओगे। ये टॉपिक आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। इसके बाद सर वो आप एक एग्जांपल heading आपने देखोगे। लास्ट क्लास में सॉल्व करवाया था। हाँ फिर भी एक टॉपिक आप देखोगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू करके होगा। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये डिलीटेड होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको हेडिंग दिखेगी एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ऐसे करके हेडिंग होगी। अगली क्लास में मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा एंथैल्पी चेंज से। सर अगर थोड़ा ये बहुत आपको बेटा सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन जो आप बोल रहे हो ये पूछना हो तो पूछ सकते हैं ना पढ़ने के हाँ बाद। हाँ पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना खुद समझ आ जाए। और ये सब आपको पढ़ के आना है। मैं अगली क्लास में एंथैल्पी चेंज से पढ़ाऊंगा। प्लीज एनसीईआरटी में से अभी देख लो खोल के कि क्या क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, और इसको सीरियसली लेना वरना काम बिगड़ जाएगा। और अगली क्लास में रिवाइज करके जरूर आना। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। गुड नाइट, बाय।